सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास का। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1। इसका पाठ 8 गांव, शहर और व्यापार। इससे पहले हम 7 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम चर्चा करते हैं टू द पॉइंट नोट्स की, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सारे तथ्य एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, एनसीईआरटी बुक से रहेंगे, या तो नोट्स रहेंगे या तो सीधा आपको बुक से प्रोवाइड किए जाएंगे। और टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी, ठीक है। खासकर जो आपका सीटेट का पेपर सेकंड होता है, ठीक है, सीटेट का पेपर सेकंड एसएसटी पार्ट आता है वहाँ पर 60 मार्क्स का, ठीक है। वहाँ पर आपकी हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है और पॉलिटी भी आती है, ये मर्ज होकर के आती हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज़ सीटेट पेपर सेकंड के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही वहाँ के लिए भी लाभदायक है जहाँ आपका सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, ठीक है। जीके जीएस जहाँ भी आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और किसी भी एग्ज़ाम का आधार जो है एनसीईआरटी रहता ही रहता है। तो एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे भी आप अदर रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ से उसको रिलेट कर पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो आशा है आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। इसमें कुछ नया जोड़ना है, ठीक है, या किस चीज़ को और ऐड किया जा सकता है, तो वो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ें देखने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपका ये चैप्टर है अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार। आज हम इसे ही देखने वाले हैं। टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी सारी, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, ये उपमहाद्वीप की बात हो रही है। उस समय देखिए भारत नहीं था, पूरा उपमहाद्वीप एक बड़े स्तर पे था, जिसमें आपका पूरा एशिया भी शामिल था, ठीक है। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो आपको यहाँ से केवल इतना याद रखना है, तो लोहे का प्रयोग जो है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक। और महापाषाण कब्रें, जो बड़ी बड़ी कब्रें होती थी ना, लोगों को दफनाते थे जहाँ पर, ठीक है, उनके साथ लोहे के औजार भी मिले हैं और हथियार भी बड़ी संख्या में मिले हैं। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और हमें वही चीज़ देखनी है, वही चीज़ें देखनी है, ठीक है जी। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ देखते हैं। गांवों में कौन लोग रहते थे? 3 तरह के लोग रहते थे भाई। 3 तरह के लोग कौन कौन हैं? तमिल क्षेत्र में, एक सेकंड मैं यहाँ पे ना कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे ब्लू और रेड हो रखा है ना, तो मिक्स मैच हो रहा है, ठीक है। 3 तरह के लोग रहते थे तमिल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला, क्या बोलते थे? वेल्लला। ध्यान रखना, बड़े भूस्वामी को वेल्लला बोलते थे, ठीक। और साधारण हलवाहों को उड़वार, क्या बोलते थे? उड़वार। ये तमिल भाषा में है। किसको? साधारण हलवाहों को। उसके पश्चात भूमिहीन मजदूर और दास, इनको क्या बोलते थे? भूमिहीन मजदूर और दासों को इनको बोलते थे कड़ेसियार और अधिमई, ठीक है जी, ध्यान में रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बने हुए हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ले लीजिए, जीके का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, इतिहास में ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इतिहास से, ठीक है। और आते सामान्य ज्ञान में हैं। और आप लोग सोचते हैं प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। एनसीईआरटी ही हमारी मजबूत नहीं है, हमारा आधार ही मजबूत नहीं है और हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, ठीक। पहले आप अपना आधार मजबूत कीजिए, बेस मजबूत रहेगा तो बाकी चीज़ें भी समझने में आसानी होंगी, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, ये देख लीजिएगा, आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे ही, ठीक। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। देश के उत्तरी हिस्से में, अब देखिए ये दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में हमने बात कर ली, अब सिर्फ उत्तरी हिस्से की बात हो रही है। गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गाँव का प्रधान व्यक्ति, ठीक है, ग्राम भोजक। जैसे कि ग्राम भोजक शब्द में ही आप देख सकते हैं ग्राम जुड़ा हुआ है ना, ग्राम अर्थात गांव, ठीक है। ग्राम भोजक जो गांव का प्रधान होता था। आज की डेट में जो गांव का प्रधान होता है उसको हम बोल देते हैं भाई सरपंच है ये, है ना, सरपंच है या प्रधान है, इस टाइप से बोलते हैं, है ना।
तो उस समय ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है, उत्तरी हिस्से में। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। आप लोगों ने यदि बुलंदी मूवी देखी है तो उसको ये सही सिद्ध करता है ना। बुलंदी मूवी में अनिल कपूर हैं, उनके जब पिताजी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनका जो पद है, ठीक है, न्याय करने का या पंच का, सरपंच का, वो उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो रियल लाइफ चीज़ों से भी, स्टोरीज से भी, मूवीज़ से भी आप एग्जाम्पल उठा करके दे सकते हैं। इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ें आसानी से याद होंगी। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, सबसे बड़ा भूस्वामी यानी जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होती थी, सबसे ज़्यादा, है ना। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, नीचे देखते हैं, प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे कि भाई आप ही हमारी साइड से जो दास और मजदूर हैं उनसे टैक्स वसूल के हमें दो। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कौन, किन की बात हो रही है? ग्राम भोजक की। ठीक है, ग्राम भोजक कौन है? गांव का प्रधान व्यक्ति। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें आगे देखते हैं। कह रहा है ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? गृहपति। स्वतंत्र कृषक यानी स्वतंत्र किसान। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती थी। ठीक है, कुछ तो छोटे किसान होते थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती थी। ठीक है, इनमें आ गए आपके दास कर्मकार। ठीक है, दास और कर्मकार आ गए इसमें, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी ही जीविका चलानी पड़ती थी। अभी भी जब आप देखोगे कि धान रोपाई का समय आता है, ठीक है, तो मज़दूरों की काफ़ी कमी हो जाती है। ठीक, तो जिनके पास अपने खेत नहीं होते और जो मज़दूरी करते हैं वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। ठीक है, वही आपके यहाँ दास कर्मकार हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आप जब रियल लाइफ से रिलेट करने लग जाओगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्राचीनतम तमिल साहित्य के बारे में, रचनाओं के बारे में थोड़ा सा दिया गया है और यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए संगम साहित्य किससे संबंधित है, ऑप्शन दे देगा आपको, तमिल, हिंदी, है ना, या बंगला, इस हिसाब से ऑप्शन दे देगा, तो आपको तमिल ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, ठीक है, मदुरै एक स्थान का नाम है। ठीक है, ये राजधानी भी रह चुकी है। किसकी राजधानी, अब नीचे पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांवों में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? चीज़ें क्लियर हुई? चलिए, जो मदुरै में कवियों का सम्मेलन वगैरह होता था ना, जैसे कि आज वर्तमान समय तो देखिए साहित्यों को लेकर के क्या कहें, जब से इंटरनेट आया है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से इंटरनेट आया है तब से साहित्य के क्षेत्र में जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, लोग साहित्य के क्षेत्र में ना आकर के यूट्यूब के शॉर्ट्स और वीडियोस के क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली देखा जा रहा है ये। ठीक है, जो लोग करना भी चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन, क्योंकि एक कहते हैं ना एक वातावरण चाहिए होता है, तो वो वातावरण भी नहीं मिल पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर भी साहित्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, करने वाले कर रहे हैं और संरक्षित करने वाले साहित्य को वो भी कर रहे हैं। ठीक, तो हमें भी अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये था संगम साहित्य जो कि तमिल का है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ सिक्कों से संबंधित एक फैक्ट दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। कौन से थे? आहत सिक्के। आप कहेंगे भैया आहत सिक्के क्या है? अभी देखेंगे क्या है। जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है, अभी देख लेंगे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर, इसमें देखिए चांदी
का प्रयोग होता था या तांबे। ठीक है, इसी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत करके यानी चोट करके। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये है आपके आहत सिक्के। ठीक है, एक चांदी का दिया हुआ है और एक तांबे का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, आहत सिक्के किसके बनते थे? ऑप्शन दे देगा पत्थर, सोना, चांदी। तो किसके? चांदी। चांदी या तांबे दोनों है ना, तो चांदी और तांबे में से कोई ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान में रखना है आहत सिक्कों को लेकर के क्या जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ देखिए आहत सिक्कों से संबंधित जानकारी दी गई है, पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप इधर आ जाइए। ओके, आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ठीक है, आयताकार भी हो सकते थे, वर्गाकार भी होते थे और गोलाकार भी। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। ठीक है, और धातु कौन सी? तांबे और चांदी की। हम पीछे पढ़ के आए ना, चांदी और तांबा, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं होता था, ठप्पे से बनाते थे, किसी बड़ी चीज़ से, है ना, उकेर करके या मार करके ठप्पे से वो कुछ चित्र बना देते थे, चिन्ह बना देते थे, है ना। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप 500 साल तक। ठीक है, आज के जो 2000 नोट हैं उनसे तो काफ़ी समय ज़्यादा तक चले गए ये। ठीक है, आहत सिक्के। ठीक है, आपको पता है 2000 का जो नोट है वो वापस गवर्नमेंट ले रही है, और आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान में है 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो जिसके पास भी भाई 2000 के नोट हों वो जमा कर दे। ठीक है, उसको अपने पास ना रखें, नहीं तो बाद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, विनिमय के अन्य साधन, ये ना एक कविता दी गई है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये संगम साहित्य की ही एक छोटी सी कविता जो कि तमिल से संबंधित है ना, यही पीछे बता के आया हूँ मैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखिए, अक्सर नगर जो हैं वो कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए इन्होंने मथुरा लिया है, मथुरा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से व्याख्या की हुई है इसकी, और किस लिए ये महत्वपूर्ण था ये नगर, उसके बारे में बताया है। ठीक है, देख लेते हैं। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, तो दूसरा दक्षिण की ओर जाने वाला था, है ना। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। ठीक है जी, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। कुषाण ये एक वंश है। ठीक है, जैसे मौर्य वंश है, गुप्त वंश है। ठीक है, कुषाण भी एक वंश है, इसकी दूसरी राजधानी बना। अब कुषाण की पहली राजधानी कौन सी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है जो मथुरा है वो किसकी राजधानी रहा है, कौन सा वंश की, तो कुषाण वंश आपको पता होना चाहिए। कौन से नंबर की रहा है? दूसरे नंबर की। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है भगवान कृष्ण की वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं और काफ़ी, ठीक है, मूर्तियाँ हैं, वहाँ पूजा होती है। ठीक है, मथुरा में तो स्वयं कृष्ण विद्यमान थे। ठीक है, तो उस हिसाब से एक धार्मिक केंद्र भी रहा है मथुरा। ठीक, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, बौद्ध विहार भी हैं और जैन मंदिर भी है। विहार क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जैसा कि मैं पीछे ही बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, टू द पॉइंट। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे देखेंगे, अगला है शिल्प तथा शिल्पकार, है ना, ये है हेडिंग आपकी
देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, शॉर्ट में इसे NBPW कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, NBPW। ठीक है, चलिए, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड और W से पात्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी को हिंदी में लिखा गया है उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था इनको। ठीक है, चलिए, अब इनके बारे में ना थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं हम। उत्तरी काले चमकीले पात्र अगर हमने वहाँ पढ़ा है तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अलग से दिया गया है एक बॉक्स में। ठीक है, याद रखिए, उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये चमके पात्र, चमकीले पात्र, ये एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। पात्र अर्थात बर्तन। ठीक है, इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी, है ना। अब किसी भी चीज़ को आप हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, ठीक है, तो जो बाहर का हिस्सा है वो काला हो जाएगा। कढ़ाई को ही देख लीजिए, है ना, ज़्यादा हम यूज़ करते रहते हैं तो काली हो जाती है वो, है ना। अभी तो गैस आ गया है तो कम काली होती है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, लकड़ियाँ या उपले का प्रयोग करते थे आग के लिए, है ना, तो जल्दी काले हो जाते थे सारे बर्तन। ठीक है, तो उस समय तो भाई चूल्हे होते नहीं थे, है ना, गैस तो होती नहीं थी, तो उस समय भी जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ही प्राकृतिक का सामान का उपयोग किया जाता होगा आग लगाने के लिए, है ना, आग जलाने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, इसलिए इनको चमकीले पात्र भी कहा गया है। ठीक है, ये था आपका उत्तरी काले चमकीले पात्र, बता दिया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके लिए? शिल्प के लिए। ठीक है, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन, है ना, कपड़ों के उत्पादन से संबंधित कुछ केंद्र हैं। उत्तर में वाराणसी जाना जाता है और दक्षिण में मदुरई, बहुत फेमस थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मदुरई किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कपड़ों के उत्पादन के लिए, वाराणसी कपड़ों के उत्पादन के लिए। ठीक है, और यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे। संघ यानी यूनियन होता नहीं, जैसे ट्रेड यूनियन वर्तमान में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अभी हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी ट्रेड यूनियंस हैं काफ़ी। ठीक है, व्यापार के लिए संघ हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ महंगी होती है, सस्ती होती है, या व्यापार से संबंधित कोई नए नियम लाए जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ये विचार विमर्श करते हैं। व्यापारियों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं। ठीक है, उससे संबंधित संघ होते हैं। ऐसे ही उस समय में अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी, ध्यान रखिएगा। और श्रेणियों, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना अर्थात ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। ठीक है जी, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, जनरल फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहली लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइटेड भी है। ठीक है, जो संघ बनाते थे ना शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, उनको ही श्रेणी कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देख लेंगे। अब देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, है ना, ऐसा लग रहा है कोई मतलब एलियन वाली जगह, है ना नाम से, लेकिन ये जो है एलियन वाली कोई जगह नहीं है, ये इंडिया में ही जगह है और ये है पुदुचेरी में। कहाँ पर है? पुदुचेरी में, जो कि हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये क्षेत्र है अरिकामेडू। ये क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में, क्यों इसकी प्रसिद्धि हुई है, अभी देख लेते हैं।
देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। पत्तन क्या होता है? जहाँ पर जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ रुकते हैं, ठीक है, और व्यापार के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, है ना। वहीं पत्तन होते हैं बड़े बड़े जहाज़ जहाँ पर आकर रुकते हैं, जहाँ से सामान उतारा जाता है और फिर लादा जाता है, ठीक है, वो पत्तन है। यहाँ देखिए नीचे दिया भी हुआ है, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द आया ना एम्फोरा, ये क्या है? पात्र है। पात्र अर्थात बर्तन, ठीक है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। किसकी बात हो रही है? एम्फोरा की बात हो रही है। कहाँ मिले हैं? अरिकामेडू में मिले हैं। अरिकामेडू कहाँ है? पुदुचेरी में है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। एम्फोरा पात्र है, शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे और दोनों तरफ से पकड़ने के लिए इसमें हत्थे लगे होते थे, ठीक है जी। और अरिकामेडू किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्तन के लिए, ठीक है। और पत्तन क्या होता है? जी हाँ, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता है। आगे देखिए, इसी के अंतर्गत एक तथ्य और है, साथ ही एरेटाइन। अभी एरेटाइन क्या है? एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ये भी बर्तन ही है। क्या है? बर्तन है, लेकिन कैसे हैं? मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के किसी शहर का नाम होगा एरेटाइन करके, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही, उसी शहर के नाम पर ही इस पात्र के बर्तन का नाम रखा गया है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपने यहाँ से देखी, एक अरिकामेडू की, एक एम्फोरा की और एक एरेटाइन की। तीनों चीज़ें याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, 2 पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या फैक्ट दिया गया है यहाँ पर। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बोरीगाजा भरूच का यूनानी नाम, ठीक है, भरूच का ही यूनानी नाम जो है बोरीगाजा है, ठीक है। उसकी कहानी दे रखी है इन्होंने। हमें कहानी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेरीगाजा, सॉरी मैंने बोरीगाजा बोल दिया शायद, है ना। यह है बेरीगाजा, ठीक है। एक संकरी खाड़ी है। क्या है? संकरी खाड़ी है, ठीक है। संकरी खाड़ी, देखिए, बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। मतलब बेरीगाजा एक संकरा क्षेत्र है जहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल था, है ना। अब भाई कहीं ऊबड़ खाबड़ चीज़ें रहेंगी, कहीं पर पानी है, कहीं पर पत्थर बड़े बड़े हैं, रास्ते पतले चौड़े हैं, ठीक है, तो आसानी से वहाँ पर नहीं चला जा सकता। जो अनुभवी रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, वहीं पे ही वो डेली बेसिस पे आ जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे, अभी बहुत जगह बरसात हो रही है ना, और कहाँ पे रोड है और कहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, ये स्थानीय लोगों को ज़्यादा पता होगा बजाय कि कोई नया व्यक्ति उस क्षेत्र में आ रहा है ना। स्थानीय व्यक्ति को पता होगा, पूरे रोड पे पानी भरा, उसको पता है कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे सही रोड है, ठीक है, तो वो सही रोड से निकल जाएगा। लेकिन जो नया व्यक्ति होगा उसको नहीं पता होगा, वो जाएगा तो वो गड्ढे में ही, समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बहुत ही संकरा क्षेत्र था। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत भी, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, ठीक है। ये इतनी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार हल्का सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बेरीगाजा एक संकरी खाड़ी है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 2 पॉइंट चीज़ें ही देखेंगे हम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ व्यापार और व्यापारी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। पुलिस वाले वर्तमान, जी हाँ, ये पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ेंगे सीधा हम, ठीक है। दक्षिण भारत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च। मसालों में भी क्या? खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3-4 चीज़ें जो भी हैं, सोने के लिए, मसालों के लिए और मसालों में काली मिर्च के लिए, ठीक है, और कीमती पत्थर के लिए, ठीक है। कौन सा भाग प्रसिद्ध था भारत का? दक्षिणी भारत, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन दे देगा आपको, सोने के लिए या मसालों के लिए,
ठीक है, या काली मिर्च के लिए भारत का कौन सा हिस्सा प्रसिद्ध था? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। तो आपको दक्षिणी भारत ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है यहाँ से। और इससे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगला बताने जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, रोम से उस समय जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे किया जा रहा था। ठीक है, जिस लेवल पे अभी अमेरिका के साथ हो रहा है, ठीक है, उस लेवल पे बोल सकते हैं कि रोम के साथ हो रहा था हमारे इंडिया का। ठीक है जी, तो काली मिर्च की इतनी डिमांड बढ़ गई थी उस समय दक्षिण भारत से। ठीक है, और रोम में काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी दक्षिण भारत से, प्रसिद्धि इसको इतनी हासिल हुई, ठीक है, कि उसको काला सोना बोला जाने लगा। ठीक है जी, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, काले सोने के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा आपको वो, है ना, लोहा, इस्पात, कोयला, मिर्च, है ना, तो उस टाइप से आपको याद रखना है, हीरा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो काला सोना यानी काली मिर्च। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ व्यापार से जुड़ी एक कविता है। ठीक है भाई, जो इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। ठीक है, चलिए, बाकी जो भी अपने देखिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, खासकर ज्ञान। ठीक है, जो भी आप सीखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम आ ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य। यहाँ पे सब हेडिंग देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान, किसका मैदान? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर भारत में, अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में हमारा जो गंगा नदी का मैदान है, ठीक है, गंगा नदी का मैदान है ना, गंगा नदी मैदान में आती है ना, गंगा उत्तरी मैदान, तो वो बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ऐसे ही दक्षिण भारत में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम स्पेशली। ठीक है, कावेरी। चलिए आगे चलेंगे, अगला, चलिए सीधा टू द पॉइंट चीज़ें ही देखेंगे हम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, मूविंदार। ठीक है, क्या है मूविंदार? मूविंदार एक तमिल शब्द है। ठीक है, देखिए साउथ की बात ज़्यादा हो रही है इस चैप्टर में, दक्षिणी भारत की बात ज़्यादा हो रही है, तो दक्षिण से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तमिल क्षेत्र। तो मूविंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। क्या अर्थ है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। किसके लिए? तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए। ये कौन थे? चोल, चेर और पांडे। इनके बारे में हम आगे अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। दोबारा सुन लीजिए, चोल, चेर और पांडे। ठीक है जी, ये तीन हैं और इनके जो मुखिया हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप में मूविंदार की जो संज्ञा है वो दी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, हर मुखिया के दो दो सत्ता केंद्र, यानी टोटल कितने हो गए? 6 सत्ता केंद्र। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में था, है ना। तटीय हिस्से में यानी कि भाई कोई समुद्र से आक्रमण वगैरह करता है तो इसलिए एक क्षेत्र उन्होंने वहाँ बना दिया, है ना, और एक सेंटर में बना दिया राजधानी के रूप में। इस टाइप से इन्होंने किया हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, बाकी आप लोगों के जो सुझाव है वो सदैव आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। टोटल 6 हो गए ना, हर किसी को 2 2 सत्ता केंद्र थे जैसे मैंने बताया। तो 6 केंद्रों में से 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और 2 कौन से थे? चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरीपट्टनम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चोलों का पत्तन, पत्तन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी बीच में से देखना प्रारंभ किया तो पीछे जाके देखिए, पत्तन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, चोलों का जो पत्तन है, पुहार या कावेरीपट्टनम, पुहार के नाम से जानते हैं या तो कावेरीपट्टनम, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये प्रसिद्ध था। और दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था पांड्यों की राजधानी मदुरई। आई मैं पीछे बता के आया हूँ, मदुरई किस लिए प्रसिद्ध था, है ना, कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और ये किसकी राजधानी है? पांड्यों की। मैं ऊपर बता के भी आया था कि ये राजधानी है। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरीपट्टनम और पांड्यों की राजधानी मदुरई। क्वेश्चन बन सकता है, मदुरई किसकी राजधानी थी? पांडवों की थी। ठीक है, पांड्यों, पांडवों गलत बोल दिया मैंने, पांड्यों। ठीक है, पांड्य। ठीक है, और चोलों का पत्तन कावेरीपट्टनम। ठीक है, आगे चलेंगे।
यहाँ थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है, मुझे लगता है इसको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मुखिया मुखिया होते थे ना तीनों, ठीक है, चेर चोल पांडे, हम पढ़ के आए जो, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, नियमित कर लेना पसंद ज़्यादा नहीं करते थे, उपहारों की मांग करते थे। भाई जो आपकी इच्छा हो वो आप अपने उपहार रूप में दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। उनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों में उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, चलिए जनरल फैक्ट था थोड़ा सा बताना चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ मिलेगा। क्या है? इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत, ठीक है, अब पश्चिम भारत की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ की जिस एरिया की बात हो रही है वो भी ध्यान रखना आप, जिस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है जी, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। कौन सा वंश? सातवाहन। ठीक है जी, अभी हमने तीन मुखियाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, चेर चोल पांडे। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं सातवाहन, जो कि पश्चिम भारत में काफ़ी प्रसिद्ध रहा राजवंश है ये। ठीक है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो श्री सातकर्णी, ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है सातवाहन वंश का। देखो ये भी 7 से चालू हो रहा है, 7। ठीक है, ये भी 7 से, तो 7 7 आप कर सकते हैं, सातवाहन सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन सातकर्णी। और एक किसका पुत्र था? गौतमी का पुत्र था, ये भी याद रखना है। कौन? सातकर्णी। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, अब इनकी माँ का भी नाम दिया गया यहाँ पर। ठीक है, बलश्री, गौतमी बलश्री। ठीक है, चलिए, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिणापथ के स्वामी किस राजवंश के शासकों को कहा जाता था? सातवाहन। किसको? सातवाहन। ठीक है, क्यों कहा जाता था? दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। अब ये बात बताइए, ये पश्चिम भारत में है, पश्चिम भारत में यानी, देखो वैसे ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जो भी है। ठीक, अब पश्चिम भारत, यहाँ इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है, यहीं पर ही यह ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा वंश? सातवाहन राजवंश। ठीक है, अब यहाँ पर पता है आपको मथुरा भी है। ठीक है, राजस्थान पूरा और यूपी का थोड़ा क्षेत्र आता है। ठीक है, आगरा इसी साइड थोड़ा पड़ेगा। और अभी पीछे हम मथुरा के बारे में पढ़ के आए हैं कि वहाँ से उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता भी है और दक्षिण की ओर भी है ना। तो वहीं पर ही उनके आसपास के क्षेत्र में ही इनका जो राजवंश है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है, तो जहाँ इनका वंश शासन करता था वहाँ दक्षिणी की ओर जाने के लिए रास्ते मतलब आसानी से, सरलता से आप जा सकते थे। ठीक है, इसलिए इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है कि अगर आपको वहाँ से जाना है, ठीक है, तो इनकी परमिशन लेनी अनिवार्य है। इस टाइप से आप कह सकते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी। ठीक है, चलिए, या तो तट के हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप, आशा है समझ में आ गई होंगी चीज़ें, है ना। चलिए, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, है ना। क्लियर है? तो 2-3 फैक्ट आए हैं यहाँ पे। पश्चिम भारत में कौन सा वंश? सातवाहन राजवंश। ठीक है, प्रमुख राजा श्री सातकर्णी। ठीक, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे ये। ठीक है, ये 3-4 फैक्ट। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आप लोग सोचेंगे ये प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं? ये प्रश्न एनसीईआरटी से बन रहे हैं जी। ठीक है, और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है अभी, उसको मजबूत करना ज़रूरी है। रेशम मार्ग और कुषाण, हेडिंग है, सब हेडिंग है, देख लेते हैं क्या दिया गया इसमें। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। यहाँ पर बात हो रही है सिल्क रूट की। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। अभी कुषाण नए वंश का यहाँ पर परिचय किया जा रहा है। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुषाण, ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था।
पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, पेशावर और मथुरा, पेशावर पाकिस्तान, मथुरा उत्तर प्रदेश, है ना। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, राजाओं में जाने जाते हैं ये कुषाण राजवंश। तो आपको ध्यान रखना है कुषाण राजवंश। ठीक है, कुषाण वंश। ठीक है, किसके लिए? सिल्क रूट पर नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कौन कौन से केंद्र हैं? पेशावर, मथुरा और तक्षशिला, 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है जी, आशा है ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न बाकी हैं। ठीक, इन प्रश्नों को भी हमें छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता। अगर उसके पास समय ना हो, ठीक है, उसके पास भी हमारे जैसे समय का थोड़ा अभाव हो सकता है वो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके एमसीक्यू टाइप बना दे, है ना। तो यहाँ के क्वेश्चन हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए, तो यहाँ हम स्किप नहीं करेंगे, इसको हम करते चलेंगे साथ में। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान भरो। क्या है? तमिल में बड़े भूस्वामी को डैश कहते थे। तमिल में अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप पीछे पीडीएफ में जाइए और जाके देखिए क्या कहते थे। मैं बता रहा हूँ आपको, वेल्लला कहते थे। क्या कहते थे? वेल्लला। 3 ला है भाई, ठीक है, 1 ला आधा है, बाकी दोनों ला पूरा है, आखिरी वाले पे आ की मात्रा है। ठीक है, वेल्लला। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण भोजकों की ज़मीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी। किसके द्वारा खेती की जाती थी? ग्राम भोजक क्या होता है? जी हाँ, पूरे गांव का मुखिया, है ना। पीछे पढ़ के आए हैं अच्छे से डिटेल में। और इनकी ज़मीन पर कौन खेती करते थे? भाई जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी, और किनके पास नहीं होगी? ये नहीं होगी, दास और मज़दूर। हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए उसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका दास और मज़दूर। ठीक, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? ठीक है, तमिल में हलवाहे को डैश कहते थे। क्या कहते थे? पीछे अच्छे से बता के आया हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल, उड़वार कहते थे। क्या कहते थे? उड़वार, उड़वार। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने क्वेश्चन, मैंने जो अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है वहीं से इन्होंने क्वेश्चन ही बना रखे हैं। देखो, अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। कौन से भूस्वामी होते थे? जी हाँ, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र व छोटे, स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी। ठीक है, जिनके पास भूमि तो होती थी लेकिन कम होती थी। ठीक है जी, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, चारों मैंने बता दिया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और भविष्य के लिए रख भी सकते हैं, या फिर वीडियो से देख सकते हैं बड़ी सरलता से। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो छोड़िए आप, एलोब्रेशन वाला है, ये व्याख्या वाला है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, सही जवाब ढूंढो। यहाँ पर देखो अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है ना, हमारे काम की चीज़ है ये, एमसीक्यू टाइप है पूरा। यहाँ दे रखा है इन्होंने आहत सिक्के। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। तो जो आहत सिक्के हैं वो किसके बने होते थे? अभी मैं पीछे अच्छे से एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जी हाँ, ये बने होते थे चांदी के, चांदी और तांबे के। ठीक है, अगर तांबे भी ऑप्शन होता तो हम तांबे भी लगाते, या तो दोनों देता, चांदी और तांबे, है ना। इसने एक दिया तो ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी, ये ऐसे ही कन्फ्यूज़ करेगा। देखो, सोना भी दे रखा, टिन भी दे रखा, हाथी दांत के बने होते हैं, है ना, ये सब गलत है। ये चांदी के बने होते थे और तांबे के। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मथुरा महत्वपूर्ण। ठीक है, किस लिए महत्वपूर्ण था मथुरा? एक गांव था इसलिए महत्वपूर्ण था, या पत्तन था इसलिए, धार्मिक केंद्र था इसलिए, ये जंगल क्षेत्र था, किस लिए? जी हाँ, ये धार्मिक क्षेत्र था या धार्मिक केंद्र था। ठीक है, धार्मिक केंद्र था मथुरा। ठीक है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है श्रेणी। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप, लेकिन जितने अच्छे से पढ़ा है पीछे तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होगा, वो सीधा उत्तर दे देगा। ठीक है, श्रेणी, श्रेणी का संबंध किससे है? शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। किससे संबंधित है? जी हाँ, देखिए संघ तो होता था, लेकिन ये शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। ठीक है ना, पशुपालकों का संघ नहीं था। पीछे हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, आप जाके देख सकते हैं वहाँ। ठीक है,
शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था, उसी को ही श्रेणी कहते थे, हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो शासक नहीं है भाई, कृषक भी नहीं है, पशुपालक भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है शिल्पकार। शिल्पकार, ठीक है, श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आइए आओ चर्चा करें, ठीक है। तो आगे यहाँ नहीं है कुछ, हमारा जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।